हेलो एवरीवन। मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। तो रैपिड रिकैप सीरीज हमारी जो चल रही है इसमें हम इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मिससेलेनियस टॉपिक्स हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे सीजनलिटी। सीजनलिटी क्या होती है, सीजनलिटी क्या है और इसमें जो है इसका कंसेप्ट क्या है सीजनलिटी का। फिर इसके बाद हम देखेंगे बिजनेस साइकिल, शेप्स ऑफ रिकवरीज वगैरह वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम देखेंगे। तो फर्दर फिर आप इन्फ्लेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। कुछ डेवलपमेंट इंडेक्स हैं उनको भी देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, ये चीज़ें हैं आज, इनको हम डिस्कस करते हुए फिर आपका इन्फ्लेशन जो आपका मेन टॉपिक है उसको भी डिस्कस, इंडियन इकोनॉमी की जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे इस सीरीज में करवा दिए जाएंगे। बस आप जुड़े रहिए और लेक्चर्स को जो है अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर जो भी है मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो सीजनलिटी क्या है, देखिए होता क्या है इकोनॉमी में जो है ना, हर हर महीने बिजनेस एक्टिविटी सेम नहीं होती। सीजनलिटी हर मंथ अगर हम देखें इकोनॉमी में क्या होता है, हर मंथ जो है ना इकोनॉमिक ये जो है बिजनेस एक्टिविटी सेम नहीं होती है। एवरी मंथ बिजनेस एक्टिविटी सेम नहीं होती है इकोनॉमी में, एक्टिविटी सेम नहीं होती है एवरी मंथ। इकोनॉमी में हर मंथ अगर मैं कहूँ एवरी मंथ बिजनेस एक्टिविटी सेम नहीं होती है। मान लो हमारी आज ईद हुई है, ईद के टाइम क्या होता है भाई, ईद के टाइम हमने देखा शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है, ये हुई ना, ईद के टाइम बहुत ज्यादा शॉपिंग हुई। ठीक है, अब अगर जैसे ऐसे ही हार्वेस्ट सीजन आ गया आएगा तो हार्वेस्ट सीजन में क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो हार्वेस्ट सीजन में क्या होगा, एग्रीकल्चर का आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा होता है। इस तरह से विंटर में जो है कुछ इंडस्ट्रीज क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक, अब इसी सीजनल इफेक्ट को समझाने के लिए क्या है ना, 2008 से साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। याद रखिएगा, ये सीजनलिटी का कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस इन 2008। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ में बात आई कि हर मंथ या हर टाइम जो है ना, हर महीने एक जैसी एक्टिविटी नहीं होती है। कुछ टाइम ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसे होते हैं, कुछ सीजन्स, कुछ ऐसा टाइम होता है ईयर के अंदर जब क्या होता है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। तो इसी सीजनल इफेक्ट को समझने के लिए, इसी सीजनल इफेक्ट को समझने के लिए क्या है, 2008 से साल को जो है ना 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। याद रखिएगा, ईयर को जो है एक फाइनेंशियल ईयर को, एक फाइनेंशियल ईयर को जो है 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया भाई, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। 4 क्वार्टर क्या, Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। कब, 2008 के बाद जो है साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, आपको पता है इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जो है, मैंने आपको परसों भी बताया था, पहले भी लेक्चर में भी बताया था, फाइनेंशियल ईयर जो है कब से कब तक लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल से, कब से लेके, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है भाई, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है फाइनेंशियल ईयर होता है। बात समझ आ रही है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब क्वार्टर जो है, इनको क्वार्टर्स में जब डिवाइड किया गया, क्वार्टर्स में जब डिवाइड किया गया तो किस तरह से डिवाइड किया गया क्वार्टर्स में, इसको क्वार्टर्स में इस तरह से डिवाइड किया गया, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे क्वार्टर्स है, यहाँ पे मैं मंथ्स लिख लेता हूँ। क्वार्टर Q1 क्वार्टर, क्वार्टर फर्स्ट Q1 क्वार्टर, इसमें क्या क्या लिया गया, अप्रैल, मई और जून, तीन तीन मंथ्स के क्वार्टर बनाए गए। अप्रैल 4 क्वार्टर में डिवाइड किया गया, अप्रैल, मई और जून। इसी तरह से Q2 जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3rd क्वार्टर, जुलाई से सितंबर तक दूसरा क्वार्टर आ गया भाई। ठीक है, Q2, 3rd क्वार्टर, Q3 Q3 जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3rd क्वार्टर आ गया। और क्वार्टर फोर्थ आपका क्या है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपका 4th क्वार्टर है। तो 4 क्वार्टर में इंडिया को, सॉरी, इसको ईयर को
डिवाइड किया गया 4 क्वार्टर्स में। 4 क्वार्टर्स में ईयर को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। बात समझ में आ रही? कितने में? एक फाइनेंशियल ईयर को, फाइनेंशियल एफवाई क्या है? फाइनेंशियल ईयर को कितने क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया? 4 क्वार्टर्स में, Q1 Q2 Q3 Q4, ताकि जो है हम आसानी से क्या कर सकें? इफेक्ट को देख सकें, इन चीजों के इफेक्ट को समझ सकें भाई, सीजनल इफेक्ट को समझ सकें ईयर के अंदर। अब देखिए इसी के अंदर क्या है, मान लो हमें कंसेप्ट समझना है जीडीपी का। अब एक कंसेप्ट आता है ईयर ऑन ईयर कंसेप्ट, ईयर ऑन ईयर कंसेप्ट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अगर जीडीपी की ग्रोथ कंपेयर करनी है हमने, तो एक आती है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जीडीपी। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, YOY भी बोला जाता है इसको, YOY क्या? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इसमें क्या किया जाता है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में क्या है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इसमें क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसमें जो है ना, एक ही क्वार्टर को पिछले साल के उसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। एक ही क्वार्टर को, एक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में क्या होता है? एक ही क्वार्टर को पिछले साल के उसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। समझ में बात आ रही है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे होती है? एक ही क्वार्टर देख उठाया हमने, Q1 उठाया इस साल का, उसको किससे कंपेयर किया? Q2, किससे? पिछले साल के Q2 से करते हैं। जैसे मान लो मैंने देख लिया, Q1 उठाया मैंने, फॉर एग्जांपल 2025-26 का Q1 उठाया मैंने, ठीक है। इसकी जीडीपी मान लो, हमारे पास थी 100 लाख करोड़। कितनी थी? 100 लाख करोड़। अब मैं क्या करूंगा, 2026-27 का Q1 देखूंगा, Q1 देखूंगा, इसकी जीडीपी देखूंगा, और मान लो ये है 1,10,00,000 करोड़, 110 लाख करोड़, 110 लाख करोड़। तो ग्रोथ कितनी? ग्रोथ कैसे देखेंगे? ग्रोथ कैसे देखोगे भाई? 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10%। तो जीडीपी कितनी आ गई? जीडीपी कितनी बढ़ गई? ये जीडीपी जो है हम देखेंगे 10% इंक्रीज हो गई। कितनी परसेंट इंक्रीज हुई? 10% इंक्रीज हुई, ठीक है, जीडीपी। यानी हमने क्या किया, Q1 को कंपेयर किया Q1 से ही, Q1 से ही कंपेयर किया। इसी तरह से Q1 को Q1 से करोगे, Q2 को Q2 से करोगे। जब Q1 को Q1 से कंपेयर करोगे, इस साल के Q1 को Q1 से किया आपने, Q2 को पिछले साल के Q2 से किया, इस साल के Q1 को Q2 से, इस साल के Q2 को पिछले साल के Q2 से। समझ में बात आ रही है? तो जब इसको कहेंगे हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है ये, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। कुछ समझ में बात आ रही है? अब क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ईयर ऑन ईयर क्यों? सेम क्वार्टर्स क्यों चूज किए जाते हैं? क्यों चूज किए जाते हैं सेम क्वार्टर्स? क्यों चूज किए जाते हैं भाई? बोलो, सेम क्यों चूज किए जाते हैं? क्योंकि इनमें दोनों क्वार्टर्स में क्या होता है, दोनों क्वार्टर्स में अगर बात करें, दोनों क्वार्टर्स में सेम सीजनल कंडीशंस होती है, सेम सीजनल कंडीशंस होती है। समझ में बात है? इसीलिए इसको चूज करते हैं, इसीलिए इस साल के Q1 को पिछले साल, क्योंकि जैसा सीजन लगभग ये है वही सीजन पिछले साल भी रहा होगा, तो इस Q1 को Q1 से कंपेयर किया जाता है। दिस इज ईयर ऑन ईयर। दूसरी आपकी होती है QOQ, QOQ ग्रोथ, QOQ ग्रोथ, QOQ ग्रोथ। ये क्या होती है? इसको बोलते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन। ये सारे मिससेलेनियस कंसेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। जीडीपी वगैरह, मतलब हर, ये इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वार्टर ऑन कंसेप्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। इसमें क्या किया जाता है, एक ही साल को, एक ही साल के दो लगातार क्वार्टर्स कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो, यानी इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एक ही साल के
एक ही साल के ना 2 लगातार वाले जो क्वार्टर्स कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल Q1 की जीडीपी मान लो, Q1 इस साल की जीडीपी मान लो 2026-27 की बात कर रहा हूं मैं। 2026-27 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस साल। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ है? 31 मार्च को शुरू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा 31 मार्च 2000, 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 31 मार्च को वो खत्म हुआ था, तो 1 मार्च से ये शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से ये शुरू हो चुका है, याद रखिएगा। 26-27 कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से। आज आपको बोलेगा भाई बताइए कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आप बताएंगे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26-27, 2026-27 चल रहा है। कैसे चल रहा है, कब शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2026 को। कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2026 को। कौन सा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है? 2026-27 शुरू हुआ है। और कौन सा खत्म हुआ है 1 अप्रैल 31 मार्च को? 2025-26 खत्म हो चुका है, 2025-26 खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। वो जब हमारे यहाँ पे दिसंबर में दिसंबर जनवरी फरवरी में एडमिशंस हो रही होती हैं, तो वो लिखते हैं कि 2025-26 के लिए एडमिशंस ले रहे हैं हम। नहीं, 2025-26 के लिए नहीं एडमिशन ले रहे हैं, अब 26-27 के लिए एडमिशंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब 1 अप्रैल से कौन सा ईयर शुरू हो जाना है? 26-27 शुरू हो जाना भाई फाइनेंशियल ईयर। बात समझ रहे हो? तो 1 अप्रैल से कौन सा शुरू हो गया? 26-27 शुरू हो गया। तो Q1 की जीडीपी जो है वो मान लो 100 है, और Q2 की जीडीपी मान लो 105 है। तो ग्रोथ कितनी आ गई भाई? ग्रोथ कितनी आ गई? ग्रोथ आ गई 5%। ग्रोथ कितनी आ गई? तो ये QOQ ग्रोथ है। इसको क्या बोलेंगे? ये YOY नहीं है, ये QOQ ग्रोथ है। ये क्या है? क्योंकि हमने एक ही साल के 2 क्वार्टर्स को कंपेयर किया। तो याद रखो, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, यहाँ याद रखने के लिए शॉर्ट में याद रखो। आप याद क्या रखो, अगर सेम क्वार्टर होगा, सेम क्वार्टर्स होंगे, अगर सेम क्वार्टर डिफरेंट ईयर, सेम क्वार्टर लेकिन डिफरेंट ईयर, तो क्या होगी? YOY होगी, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी। क्या होगी? YOY। लेकिन डिफरेंट क्वार्टर, डिफरेंट क्वार्टर्स होंगे, डिफरेंट क्वार्टर्स होंगे और सेम ईयर होगा, तो हम क्या बोलेंगे? QOQ होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होगी, उसको बोलेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। समझ में बात आई? अब देखिए, एक कंसेप्ट होता है ग्रोइंग इकोनॉमी और एक कंसेप्ट है स्लोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी और एक है स्लोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी में क्या होता है? जीडीपी इंक्रीज करती जाती है इंक्रीजिंग रेट पे। जीडीपी क्या करती जाती है? जीडीपी जीडीपी इज इंक्रीजिंग, जीडीपी इंक्रीज करती जाती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, एट एन इंक्रीजिंग रेट। और यहां क्या होता है? जीडीपी जो है, यहां भी जीडीपी बढ़ती है, लेकिन एट इंक्रीजिंग डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। इसको कंपेयर कर जाता है ईयर ऑन ईयर के साथ। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है इसको जब देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 2 कंट्रीज ले लेते हैं, मान लीजिए एक चाइना है, यहाँ पे हम इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं मान लीजिए। तो यहाँ 2022 और 2000 या 2025 और 2026 की एग्जांपल लेते हैं। 2025 2026 की एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, 2025 में जब यहाँ मैं बात करूं, तो यहाँ क्वार्टर Q1 की ग्रोथ मान लो कांस्टेंट 100 थी, Q1 100, Q2 भी 100, मान लो 100 ग्रोथ है यहाँ पे इनकी क्वार्टर्स की। अब क्या होता है? ये 100 से Q1 में चली गई 109, ये क्वार्टर इसमें चली गई 100, और उसके बाद में बात करूं आपको, ये चली गई, या मान लो 108, ये 109, यहाँ चली गई 110,
10, यहाँ चली गई 100 और 11 या 10.5 या 10.5%, ठीक है। क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो यहाँ Q1 को Q2 से इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, Q4, Q1 को Q1 से, Q2 को Q2 से, समझ रहे हो ना। ये Q1 है, यहाँ Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। Q1 को Q1 से देखो, Q2, यहाँ कितनी ग्रोथ हो गई भाई, 8%। यहाँ कितनी हुई, 8 हुई। यहाँ कितनी हुई, 9%। यहाँ 10%, यहाँ 10.5%। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ होती जा रही है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 10.5%। तो ये क्या हो रहा है, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलेंगे दिस इज ग्रोइंग इकोनॉमी, दिस इज ग्रोइंग इकोनॉमी, दिस इज ग्रोइंग इकोनॉमी। बात समझ आ रही है। इसको क्या बोलेंगे, जीडीपी ग्रोथ हो रही है ना, तो हर क्वार्टर में ग्रोथ और बढ़ती जा रही है, तो ऐसी को बोलेंगे हम, ये क्या है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। स्लोइंग इकोनॉमी में क्या होता है, देखिए मान लो यहाँ पे 100 है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 100 100 100 लेके चलते हैं हम सिंपल समझाने के लिए, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमारे पास जो है 100 और 6 आ गया, 100 और 5, 100 और 4, 100 और 3। अब देखिए यहाँ पे 6%, 5%, 4%, 3%। अब यहाँ इंक्रीजिंग तो है, इंक्रीजिंग अभी भी है जीडीपी। Q1, Q2, Q3 कंपेयर करो, Q1, Q2 कंपेयर करो पिछले उस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, जब देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है 6%, 5%। यहाँ पे देखो, यहाँ 100 था, यहाँ 105 है, यहाँ 100 था, यहाँ 104 है, यहाँ 100 था, यहाँ 103 है। फिर इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बात करें तो किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है भाई साहब, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। जीडीपी अभी भी बढ़ रही है, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बढ़ रही है, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। लेकिन ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है, वो कम हो रहा है। ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ को हम बोलेंगे स्लोइंग इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, स्लोइंग इकोनॉमी, जहां पे जीडीपी इंक्रीज तो कर रहा है, जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। जीडीपी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी इकोनॉमी को बोला जाएगा, ऐसी इकोनॉमी को बोला जाएगा डिक्रीजिंग रेट। और एक केस ऐसा और भी होता है, मान लो वहां पे और डिक्रीज कर जाए 5%, 2%, फिर -1% आ जाए, मान लो -2% या -3% आ जाए, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, वहां रिसेशन आ गया, वहां पे क्या आ गया, रिसेशन आ गया, जीडीपी बिल्कुल गिर रही है, जीडीपी क्या हो रही है, गिर रही है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सेम क्वार्टर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और कौन से क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या होती है, कैसे कंपेरिजन किया जाता है, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपको थोड़ा सा जो सीखने का है इंपॉर्टेंट, दैट इज बिजनेस साइकिल और उसकी स्टेजेस। बिजनेस साइकिल क्या होता है और बिजनेस साइकिल की स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बिजनेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा ध्यान से। बिजनेस साइकिल क्या है और इसकी स्टेजेस एंड इट्स स्टेजेस, एंड इट्स स्टेजेस। देखिए बिजनेस साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल का मतलब है कि इकोनॉमी का टाइम के साथ ऊपर और नीचे जाना भाई। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, इकोनॉमी का टाइम के साथ ऊपर और नीचे जाना। इकोनॉमी का टाइम के साथ ऊपर या नीचे जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस साइकिल। कोई भी इकोनॉमी जो है ना, कोई भी इकोनॉमी जो है एक स्पीड से कभी ग्रो नहीं करती है। हर हर इकोनॉमी जो है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। तो बिजनेस साइकिल की स्टेजेस हमें समझनी होंगी, बहुत अच्छे से समझिएगा इनको। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की बिजनेस साइकिल की स्टेजेस। देखिए यहाँ हमारे ग्रोथ है, एक एक साइज में मैं ग्रोथ लेता हूँ, एक साइज में मैं
एक एक्सिस पे मैं ग्रोथ लेता हूँ और एक एक्सिस पे मैं टाइम लेता हूँ। इस एक्सिस पे मैं टाइम ले लेता हूँ और इस वाई एक्सिस पे मैं ग्रोथ ले लेता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ ग्रोथ है और दिस इज टाइम। देखिए क्या होता है, सबसे पहला स्टेज जो इकोनॉमी में होता है वो होता है, कोई इकोनॉमी है तो मान लीजिए ग्रोइंग इकोनॉमी। क्या है, दिस इज फेज ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है भाई, ये फेजेस हैं ग्रोइंग साइकिल। ये साइकिल किसी भी इकोनॉमी के साइकिल इन फेजेस से इकोनॉमी गुजर सकती है भाई। ग्रोइंग ग्रोइंग फेज या ग्रोइंग इकोनॉमी बोलेंगे। ये फेज है तो ऐसा होगा ग्रोइंग इकोनॉमी का फेज, ग्रोइंग इकोनॉमी। फिर ग्रोइंग इकोनॉमी के टाइम क्या होता है, इसका एक्सपेंशन फेज भी बोला जाता है, इसको एक्सपेंशन फेज भी बोला जाता है इसको। याद रखिएगा ग्रोइंग फेज के टाइम क्या होता है, ये फर्स्ट फेज मान लेता हूं ग्रोइंग फेज। इस टाइम आपको याद रखनी है चीजें, क्या होता है ग्रोइंग फेज में, जीडीपी बढ़ रही होती है भाई, दिख रही है जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, पहली बात, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है। ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, हर चीज जो है यहाँ इंक्रीजिंग में होती है, प्रोडक्शन, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। ठीक, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, लोग जो है ज्यादा खर्च करते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, लोग जो है एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं। तो दिस इज ग्रोइंग फेज, ये ग्रोइंग फेज चल रहा है आपका इकोनॉमी का, एक्सपेंशन फेज जिसको हम बोलेंगे। ठीक, फिर आता है आपका यहाँ पीक फेज, जिसको हम बोलेंगे बूम फेज। क्या बोलेंगे, पीक फेज या बूम फेज। यहाँ पे पीक या बूम फेज, या इसको बोला जाता है हीटिंग इकोनॉमी भी, हीटिंग इकोनॉमी। एक फेज आता है टॉप फेज, हीटिंग इकोनॉमी। मान लो कोई पहाड़ चल रहा है, तो पहले चढ़ता जा रहा है, अब टॉप पे पहुंच गया वो, अब वो टॉप पे पहुंच गया। दूसरा आता है आपका बूम फेज। बूम फेज में क्या होता है, हर चीज हर चीज क्या होगी, पीक पे होगी। बूम फेज क्या है, इकोनॉमी जो है अपनी हाईएस्ट ग्रोथ पर होती है, इकोनॉमी क्या होगी, हाईएस्ट ग्रोथ पर होगी, इकोनॉमी क्या होगी, हाईएस्ट ग्रोथ पर होगी। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्रीज जो है पूरी कैपेसिटी से काम करेंगी, फुल कैपेसिटी पर होंगी, फैक्ट्रीज जो है फुल कैपेसिटी से काम करेंगी, पूरी कैपेसिटी से चलती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगती है इस फेज में, जो आपका पीक फेज है। ठीक है, अब पीक फेज के बाद आ जाती है आपकी स्लोइंग इकोनॉमी। मान लो कोई पहाड़ चढ़ रहा था, टॉप पे पहुंच गया, अब वो धीरे धीरे स्लोइंग इकोनॉमी की तरफ आ रहा है। ये फेज आ गया स्लोइंग इकोनॉमी का, ये फेज आता है स्लोइंग इकोनॉमी का। स्लोइंग इकोनॉमी के टाइम क्या होता है, जीडीपी अभी बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ की स्पीड कम हो रही है। ग्रोथ की स्पीड क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, 8% से 6%, 7%। देखे ना, ग्रोइंग इकोनॉमी और स्लोइंग इकोनॉमी में अभी पूरा डिफरेंस समझाया मैंने आपको, 6%, 5%, 4%, 3%। अब जो है डाउनफॉल, ग्रोथ जो है स्लोइंग इकोनॉमी के फेज में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फेज एक, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। यहाँ पे जो है ये आ गई स्टैग्नेशन, यहाँ पे क्या आ जाती है, स्टैग्नेशन, इकोनॉमी स्टैग्नेशन। यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जीडीपी ग्रोथ जीरो होगी, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, यहाँ जीरो होगी। इकोनॉमी स्टैग्नेशन, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्टैग्नेट, बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाएगी यहाँ पे इकोनॉमी। यानी ग्रोथ जो है लगभग 0% हो जाती है, ग्रोथ यहाँ बोलूं मैं तो 0% हो जाएगी, ग्रोथ भी क्या होगी, इस फेज में ग्रोथ क्या हो जाएगी, 0% हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। इकोनॉमी बिल्कुल रुक सी जाती है, ना ज्यादा ग्रोथ ना ज्यादा डिक्लाइन, स्टैग्नेशन, जीरो ग्रोथ समझ लो, जीरो ग्रोथ भाई, बिल्कुल स्टैग्नेशन को समझ लो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिसेशन। उसके बाद क्या आ जाता है, रिसेशन। उसके बाद आता है भाई साहब रिसेशन, रिसेशन। उसके बाद आता है
रिसेशन। अब रिसेशन में क्या है, इसको कंट्रैक्शन भी बोला जाता है इसको। अब इसमें क्या है, रिसेशन में क्या होता है, जीडीपी गिरने लगती है, इसमें जीडीपी जो है गिरती है। रिसेशन में क्या है, रिसेशन की बात करूं तो रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में जो है जीडीपी बिल्कुल गिरने लगती है, डाउन हो जाती है, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन बिल्कुल कम, जॉब्स कम हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम, डिमांड गिर जाती है, रिसेशन में डिमांड कम, एक किस्म से क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। तो ये रिसेशन है। अब एक बात याद रखिएगा, एक होता है रिसेशन, एक होता है टेक्निकल रिसेशन। एक है रिसेशन, एक टर्म है टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन क्या है, अगर रिसेशन जो है, जब जीडीपी की ग्रोथ जो है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक नेगेटिव रहे, याद रखिएगा, जब जीडीपी ग्रोथ जो है, जब जीडीपी ग्रोथ यानी नेगेटिव, ये रिसेशन जो है, अगर ये दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, कंसेक्यूटिव समझते, साथ वाले बिल्कुल, कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक नेगेटिव रहे, अगर ये नेगेटिव रही क्वार्टर 1 में भी, क्वार्टर 2 में भी, या क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में, किसी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर ये बिल्कुल 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर ये नेगेटिव रहे, तो हम उसको कहेंगे टेक्निकल रिसेशन आ गया। अब क्या आ गया है, टेक्निकल रिसेशन आ गया, ठीक है। तो जनरली एक क्वार्टर में अगर है और वापस रिकवर हो रहा है, तो दैट इज सिंपली रिसेशन। लेकिन अगर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक नेगेटिव रहेगी जीडीपी की ग्रोथ, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन के बाद आती है जो जो फेज आता है, दैट इज डिप्रेशन। दैट इज डिप्रेशन। वो क्या है, डिप्रेशन। यानी डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कुछ नहीं है, ये है नेगेटिव फॉर लगभग, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि रिसेशन का सीवियर और लॉन्ग टर्म फॉर्म है ये। रिसेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए जब रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जब रिसेशन रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिसेशन रहा, तो दैट इज, अगर रिसेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, अगर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक अगर रिसेशन रहा, या अगर 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक रिसेशन रहा, या जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो हम कहेंगे क्या आ चुका है, डिप्रेशन आ चुका है। क्या आ चुका है, डिप्रेशन आ गया है। और डिप्रेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बिजनेस बंद होना, इन्वेस्टमेंट गिरना, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सारी चीजें जो है डिप्रेशन के फेज में होती है, ठीक है। अब जब डिप्रेशन होता है, तो हार्ड डिप्रेशन के बाद क्या आ जाती है, रिकवरी का फेज आता है। कौन सा फेज आता है भाई साहब, रिकवरी का फेज आता है। यानी रिकवरी में क्या होता है, इकोनॉमी फिर से ऊपर उठती है, इकोनॉमी फिर से ऊपर उठना शुरू करती है, इकोनॉमी फिर से जो है ऊपर उठना शुरू करती है, जीडीपी पॉजिटिव होने लगती है, जीडीपी क्या होने लगती है, वापस पॉजिटिव होने लगती है, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट वापस आना शुरू होती है, डिमांड बढ़ने लगती है। तो रिकवरी के बाद फिर से जो है वही फेज आ जाएगा, रिकवरी के बाद आपका फिर से वही फेज, इकोनॉमी वाला वो जो ग्रोइंग फेज, ये इस तरह से ये बिजनेस साइकिल आपका चलता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक इंसान है, वो पहाड़ चढ़ना शुरू किया, फिर पीक पे पहुंचा, टॉप पे पहुंचा, टॉप से फिर वो धीरे 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 उतरना शुरू किया, फिर कांस्टेंट चलना शुरू किया उसने, फिर कांस्टेंट, फिर वो गिर गया मान लो नीचे, नेगेटिव, फिर वापस नीचे लास्ट पहुंचा, और फिर वापस चढ़ना शुरू किया उसने। दिस इज, ये एक बिजनेस साइकिल जिस तरह इसी को कहा जाएगा, मान लो बिजनेस साइकिल जिस तरह से। तो दिस इज आपके इकोनॉमी के ये फेजेस हैं, या हम कहेंगे बिजनेस साइकिल है भाई। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सपेंशन क्या है, बूम क्या है, स्लो डाउन क्या है, स्टैग्नेशन क्या है, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, टेक्निकल रिसेशन क्या है, रिकवरी और फिर से एक्सपेंशन। ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक टर्म, शेप्स। अब जो रिकवरी हो रही है, तो इसमें कुछ आपको ध्यान रखना है, शेप्स ऑफ रिकवरीज। भाई जब रिकवरीज होती हैं, तो कैसी कैसी शेप्स होती हैं, शेप्स ऑफ रिकवरीज, किस किस तरह से रिकवरीज हो सकती हैं, कैसे कैसे रिकवरी हो सकती है जी, शेप्स ऑफ रिकवरीज, शेप्स ऑफ रिकवरीज, इकोनॉमिक रिकवरी कहेंगे हम उसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम ग्राफ से दिखाएंगे,
जब भी इकोनॉमी यानी रिसेशन से या डिप्रेशन से, जब भी इकोनॉमी जो है रिसेशन या डिप्रेशन से बाहर निकलती है, तो रिकवरी अलग-अलग शेप्स की हो सकती है। तो उस वक़्त रिकवरी जो है अलग-अलग शेप्स, जब भी इकोनॉमी जो है ना डिप्रेशन या रिसेशन से बाहर आएगी, डिप्रेशन या रिसेशन से निकलेगी, तो उसकी रिकवरी जो है अलग-अलग शेप्स की होगी। रिकवरी जो है अलग-अलग शेप्स की होगी भाई, अलग-अलग शेप्स की रिकवरी होगी उसकी, ठीक है? अलग-अलग शेप्स की रिकवरी होगी। तो हम अलग-अलग ग्राफ से दिखाएँगे इसको, जैसे वर्टिकल एक्सिस पे मैं जीडीपी ले लूँगा, हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस पे मैं टाइम ले लूँगा, ठीक है? और सीधी ऊपर जाती लाइन जो है वो ग्रोथ ट्रेंड लाइन होगी, नॉर्मल एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी। तो सबसे जो आपका होता है वो होती है सबसे पहले आपकी ज़ेड शेप रिकवरी। ज़ेड शेप रिकवरी, ज़ेड शेप रिकवरी। ग्रोथ है, टाइम है, ज़ेड शेप। रिसेशन आया, रिसेशन के बाद इकोनॉमी मतलब अचानक गिरी, और जो है गवर्नमेंट और मार्केट ने जल्दी रिएक्ट करते हुए जीडीपी फिर से वापस रिकवर हो गई, ठीक है? वापस, और कभी-कभी नॉर्मल ट्रेंड से भी ऊपर चली जाती है, कभी-कभी नॉर्मल ट्रेंड से भी ऊपर चल जेड शेप आपका जो है जेड शेप ग्राफ बन गया, मतलब मान लो, ठीक है? जेड शेप। दूसरी आपकी याद रखिएगा जेड शेप में क्या होता है? जेड शेप में आपका क्या होता है? फास्ट फॉल और फास्ट राइज होता है। जेड शेप में फास्ट फॉल प्लस फास्ट राइज आपको याद रखना है। फास्ट फॉल और फास्ट राइज, इकोनॉमी फास्ट फॉल करती है लेकिन फास्ट राइज करती है, तो उसको कहते हैं जेड रिकवरी है वो, उसको क्या कहते हैं? जेड रिकवरी, ठीक है? दूसरी आपकी होती है वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, इसमें क्या होता है? देखिए वी शेप रिकवरी में क्या होता है? ये भी बेस्ट रिकवरी, और ये जो है ये बेस्ट रिकवरी मानी जाती है। फास्ट फॉल हुआ, फास्ट राइज हुआ, जेड रिकवरी, इसको जो है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है, इसको मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है ये, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, और बहुत बेस्ट माना जाता है इसको। तो दूसरा बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो वी शेप्स वो मानी जाती है। सेकंड बेस्ट रिकवरी मेथड जो है, रिकवरी जो है उसमें क्या होता है? वी शेप में देखिए इस तरह से ये जीडीपी है आपका, ये टाइम है, ये आपका ग्रोथ ट्रेंड लाइन है, ग्रोथ ट्रेंड लाइन, तो क्या हो जाएगा? वी शेप। इस तरह से जीडीपी गिरी, और जीडीपी तेजी से गिरती है, तेजी से गिरी, रिसेशन छोटा हुआ, रिसेशन तो हुआ लेकिन छोटा हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, इकोनॉमी जल्दी से वापस उठना शुरू हो गई, फिर से वापस रिकवर होना शुरू हो गई। तो अब ये कैसा दिख रहा है? वी शेप ग्राफ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना वी शेप ग्राफ, तो वी जैसा दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है ना वी जैसा। तो ये यहाँ रिसेशन हुआ, शॉर्ट टर्म के रिसेशन हुआ, ठीक है? जैसे मान लो जीडीपी 100 थी, 100 से 80 हुई, 80 से वापस 100 हो गई। दिस इज जल्दी गिरना, जल्दी उठना, जल्दी गिरी, जल्दी गिरना, इकोनॉमी जल्दी गिरी, जल्दी उठी। दिस इज वी शेप, दिस इज वी शेप, ये देखो जल्दी जल्दी सेशन के बाद एकदम से रिकवर, तो वी शेप रिकवरी है ये, ठीक है? उसके बाद यू शेप रिकवरी होती है आपकी, यू शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी में क्या होता है? देखो यू शेप कैसी होती है? ये भी होती है, यहाँ रिकवरी होती है लेकिन धीरे होती है। जीडीपी है, ये आपकी टाइम, यहाँ आपका टाइम है, ये ग्रोथ ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहाँ पे गिरी, ये इकोनॉमी गिरी, अब ये धीरे 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 रिकवर, और यहाँ गिरी। अब जीडीपी गिरती है, काफ़ी टाइम तक नीचे ही रहती है, ये नीचे ही रही भाई, इधर ही रही काफ़ी टाइम तक। फिर धीरे-धीरे अब रिकवर होना शुरू हुई। अब धीरे-धीरे, 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 थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा, और ये जो है शेप कैसी बनी? यू शेप रिकवरी बन गई भाई, इसको बोलेंगे आप, समझ रहे हो? तो क्या हुआ? जीडीपी गिरती है, काफ़ी टाइम तक नीचे रहती है, काफ़ी टाइम तक नीचे रहती है, फिर धीरे-धीरे रिकवर करती है, फिर धीरे-धीरे रिकवर करती है। तो ग्राफ इंग्लिश लेटर यू जैसा लगता है ना? यू जैसा लगा। जैसे 100 से गई 80, फिर रही 80 रही, 80 रही, फिर धीरे-धीरे 90 चली गई, फिर 100 गई भाई वापस, ठीक है? दिस इज यू शेप्ड रिकवरी। आपकी एग्जांपल क्या रखो? तो इकोनॉमी स्ट्रगल्स टू रिकवर, यहाँ पे क्या होता है याद रखो, यू शेप में क्या होता है? इकोनॉमी जो है स्ट्रगल्स, यहाँ इकोनॉमी स्ट्रगल्स करती है टू रिकवर, इकोनॉमी स्ट्रगल्स टू रिकवर। फिर होता है आपका डब्ल्यू शेप्ड आपका ग्राफ, डब्ल्यू शेप्ड ग्राफ, या डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी कहते हैं इसको। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी क्या होता है? इकोनॉमी गिरती है भाई, इकोनॉमी गिरती है, इकोनॉमी गिरी, ठीक है?
थोड़ी रिकवर करती है, थोड़ी रिकवर करती है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये जीडीपी है, ये आपका टाइम है, इकोनॉमी गिरी, ये इकोनॉमी गिरी, थोड़ी रिकवर हुई लेकिन वापस गिर गई। हाँ, समझ रहे हो, थोड़ी वापस गिर गई, फिर वापस गिरी और फिर रिकवर कर गई। दिस इज आपको समझ आ रही बात? दिस इज डब्ल्यू जैसा बन गया, डब्ल्यू जैसा बनना ना। तो ये क्या है, इकोनॉमी गिरी, थोड़ी रिकवर की, लेकिन फिर दोबारा गिर जाती है, तो फिर रिकवर करती है। दिस इज डब्ल्यू। अब कैसा बन रहा है, डब्ल्यू टाइप बन रहा है। कैसी बन रही है, तो डब्ल्यू टाइप रिकवरी इसको बोलेंगे। जैसे मान लो कोविड के बाद अगर सेकंड कोविड वेव आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, जीडीपी हुई, जीडीपी गिरी, रिकवरी हुई, ठीक है, हुई रिकवरी भाई, ठीक है। फिर सेकंड वेव आ गया, सेकंड वेव आ गया कोविड का, फिर गिरी, फिर रिकवरी हुई, तो ये डब्ल्यू शेप बन गया, ठीक है। तो रिकवरी के बीच में दोबारा रिसेशन आ गया, रिकवरी के बीच में क्या हो गया, रिकवरी हो रही थी लेकिन तब तक वापस रिसेशन आ गया, यहाँ पे वापस रिसेशन आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद वापस रिसेशन आ गया रिकवरी के टाइम ही, तो डब्ल्यू शेप रिकवरी ये बन गया, डब्ल्यू से गया, ठीक है। कुछ समझ में चीजें आ रही है। नेक्स्ट होता है आपका एल शेप रिकवरी, एल शेप। ये देखो, ये एल शेप में क्या होता है, ये जीडीपी है, ये टाइम है, ये आपको पता है, ये ग्रोथ ट्रेंड लाइन है। एल शेप, एल शेप में आपको क्या दिखेगा, एल शेप में आपको ऐसे दिखेगा कि जीडीपी गिरती है और काफी टाइम तक नीचे ही रहती है भाई। एल शेप में लॉन्ग टर्म, यहाँ जो है ना, जीडीपी गिरती है और फिर रिकवर ही नहीं करती है भाई। या याद रखो, या तो रिकवर ही नहीं करेगी, रिकवर ही नहीं करती है, रिकवर ही नहीं करती है, रिकवर ही नहीं करती है। या अगर रिकवर करेगी भी तो बहुत देर के बाद करेगी, लंबे समय तक नीचे रहती है, लंबे। एल शेप बन रहा है, एल शेप बन रहा है, दिख रहा है ना, एल शेप। तो लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो समझ रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होंगे। तो जीडीपी मान लो 100 से 70 अगर गिर गई नीचे यहाँ तक, तो 70 में ही रहेगी बहुत साल तक भाई, ऐसा याद रखो। तो ये वर्स्ट केस होता है, ये यानी वर्स्ट केस है, ये गिरने के बाद उठ ही नहीं पा रही है, गिरने के बाद उठ ही नहीं पा रही है। आपका नेक्स्ट होता है जे शेप्ड, जे शेप्ड रिकवरी होती है। ये मिससेलेनियस टर्म्स है, अच्छे से ध्यान रखना है इनको। जे शेप टर्म्स, जे शेप रिकवरी है भाई, जे शेप रिकवरी। तो पहले क्या होता है, पहले इकोनॉमी जो है बहुत नीचे गिरती है, पहले इकोनॉमी बहुत नीचे गिरती है, बहुत नीचे गिरी। फिर क्या होता है, फिर अचानक से बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है, इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाती है कि ऊपर ही चले जाती है भाई, इतनी ऊपर, बहुत ऊपर चले जाती है। तो जे शेप जैसा, लेटर जे शेप जैसा दिखना शुरू हो जाता है। यानी पहले क्या होता है, पहले इकोनॉमी बहुत नीचे गिरती है, पहले नीचे गिरती है, बहुत नीचे गिरी, बहुत नीचे गिरी। फिर क्या होता है, फिर अचानक बहुत तेजी से ऊपर निकल जाती है, ऊपर निकल गई ना भाई, देख रहे हो, ऊपर निकल गई, और इतनी ऊपर निकल गई कि पुराने लेवल से भी ऊपर चली गई, पुराने लेवल से भी क्या चलेगी, ऊपर। तो ये जे शेप बन गया भाई, इंग्लिश लेटर जे जैसा बन गया, ये बन गया ना जे जैसा, ये जे जैसा बन गया भाई, ठीक है। तो जे, तो यूजुअली ये जो है बहुत ये थ्योरेटिकल सिनेरियो माना जाता है इसको, ज्यादातर ज्यादातर ये जो है थ्योरेटिकल सिनेरियो माना जाता है इसको, बहुत कम देखने को मिलता है कि इतना रिसेशन आने के बाद इतने फास्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर होती है के शेप्ड रिकवरी, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, के शेप्ड रिकवरी। हाँ, ये बहुत, जो ये कोविड के बाद बहुत फेमस हुई थी, कोविड के बाद बहुत फेमस हुई थी ये, कोविड के बाद के शेप रिकवरी। इसमें क्या होता है, यहाँ रिकवरी सबके लिए सेम नहीं होती, सबके लिए सेम नहीं होती, सबके लिए सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, सबके लिए सेम नहीं होती, सबके लिए सेम नहीं होती। यहाँ क्या होता है, देखो ऐसे होता है, ये ग्राफ ट्रेंड लाइन है आपकी। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो तेजी से ग्रो करती, के शेप बनती है, कुछ कंपनीज तेजी से ग्रो करती हैं, कुछ कंपनीज धीरे 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 धीरे। तो क्या होता है, रिच और बिग कंपनीज का डिफरेंस होता है, यानी तेजी, जो रिच और बिग कंपनीज हैं, रिच और स्मॉल कंपनीज, डिफरेंस होता है, रिच और रिच बिग, या स्मॉल और पुअर बिजनेस का डिफरेंस होता है। जो रिच या बिग कंपनीज हैं वो तेजी से ग्रो करती हैं, तेजी से रिकवर कर जाती हैं, तेजी से रिकवर करती हैं। और जो पुअर और स्मॉल है, पुअर या स्मॉल जो है बिजनेस जो है, वो और ज्यादा मुश्किल में चले जाते हैं। कोविड के बाद यही हुआ था, और ज्यादा मुश्किल में चले जाते हैं। जो रिच है वो और ऊपर, और जो बेचारे पुअर या स्मॉल है तो वो तो और ज्यादा नीचे, ठीक है। तो ये क्रिएट कर लेती है, ये ऐसी रिकवरी जो है, इट क्रिएट्स डिवाइड। पूछा जाएगा भाई, बताओ कौन सी रिकवरी जो है क्रिएट्स डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर।
तो रिच एंड पुअर के दरमियान डिवाइड क्रिएट करने वाली रिकवरी जो है वो के शेप्ड रिकवरी है। कौन सी है? के शेप्ड रिकवरी है। तो जैसे कोविड के बाद जो है टेक्निकल कंपनीज जो है, टेक कंपनीज जो है, टेक कंपनीज को बड़ा प्रॉफिट हुआ था भाई, ऑनलाइन बिजनेस ग्रो हुए थे, लेकिन छोटे दुकानदार और डेली वेज वर्कर्स को जो है बड़ा नुकसान हुआ था। ये के शेप्ड रिकवरी है। आपको बात समझ में आ रही है? तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जेड जो है, अब आपको याद होना चाहिए इस तरह से कि जेड जो है फास्ट होता है, फास्ट फॉल करती है, लेकिन फास्ट रिकवरी भी हो जाती है। वी में क्या होता है? क्विक फॉल, क्विक रिकवरी। यू में क्या होता है? स्लो रिकवरी होती है। डब्ल्यू में क्या होगा? डबल डिप रिसेशन होगा, वहां डबल डिप रिसेशन होगा, ठीक है। एल में क्या होगा? वर्स्ट केस, नो रिकवरी होगी वहां पे। जे में डीप फॉल देन ह्यूज राइज, भाई डीप फॉल देन ह्यूज राइज। के में क्या होगा? रिच जो है वो गेन करते हैं, पुअर जो है सफर करते हैं। ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। यहाँ तक आपको चीजें जो है आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक मैं इकोनॉमी का ये 8th लेक्चर आपका आ रहा है, तो आई होप आपको 8 लेक्चर तक आपको, ये 8वां लेक्चर है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और आई होप यहाँ से आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आपको बेहतर वे में आपको मैं समझा दूंगा। बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक में, किसी भी आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई है आपका, बहुत सारी चीजें हैं, और भी जो टॉपिक्स होंगे, किसी भी टॉपिक में आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बस जुड़े रहिएगा और लेक्चर को जो है अच्छे से वॉच करिएगा, अपने नोट बनाइएगा, अपने ही नोट बनाइएगा भाई, उसमें फायदा होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।